दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर। अभी तक हम लोगों ने DSSB DOE के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके सारे मैथ्स के पेपर हैं, जितने भी प्रीवियस, उनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। जितने भी 2022 में DOE के अंतर्गत DSSB के एग्ज़ाम हुए थे उनके हम लोगों ने सारे मैथ्स के पेपर को डिस्कस कर लिया है। आज से हम लोग NDMC के पेपर्स को स्टार्ट करेंगे 2022 के, जिसका पोस्ट कोड आप लोगों का 47/21 था। और एक एक करके हम लोग सारे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज का जो हम लोगों का पेपर है ये 23 मार्च का है और सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है। और पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सेम DOE की तरह ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य को दर्शाता है एक ग्राफ, और हानि जो है वो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होती है। तो यहाँ पर हम लोगों को जो है 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इनमें से हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला स्टेटमेंट जो है, वस्तु A1 तथा A2 पर हानि का औसत 300 है। तो A1 की अगर बात की जाए तो 500 में से 400 गया, 100 आ गया। और A2 की अगर बात की जाए तो 600 में से 300 गया, तो ये आपका 300 आ गया। अब कह रहा है इनका जो औसत है वो 300 है। तो 100 प्लस 300 औसत क्या आता है? पदों का कुल योग बटे पदों की संख्या। तो ये हो गया 400/2, यानी कि ये हम लोगों का आ गया 200। जबकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होना चाहिए था 300, यानी कि पहला स्टेटमेंट हम लोगों को गलत हो गया। नेक्स्ट कह रहा है वस्तु A5 तथा A6 पर हानि के मूल्य का अंतर। तो A5 देखा जाए तो 200 में से 100 गया, तो ये हम लोगों का आ गया 100। और 400 में 350 गया, तो ये हम लोगों का आ गया 50। अब कह रहा है हानि के बीच का अंतर, यानी 100 और 50 का अंतर पूछा है, तो ये 50 आ गया। यानी सेकंड स्टेटमेंट हम लोगों का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सभी वस्तुओं का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के बीच अंतर। तो पहले अगर बात की जाए A1 की तो 500 में से 400 गया, 100 आ गया। A2 की बात की जाए तो 600 में से 300 गया, 300 आ गया। A3 की बात की जाए तो 100 का अंतर हो गया। A4 की बात की जाए तो आपका यहाँ पे 200 का अंतर हो गया। और A5 की बात की जाए तो 100 का अंतर हो गया। और A6 की बात की जाए तो यहाँ पर हम लोगों का अंतर हो गया 50 का। तो ये हम लोगों के A1 A2 A3 A4 A5 और A6 के हानि का अंतर आ गया। अब कह रहा है कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 750 है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बीच का अंतर आ गया। अब इनको ऐड कर देते हैं तो ये आएगा 3 1 4 1 5 2 7 और 1 8, 850। जबकि हम लोगों से स्टेटमेंट में कह रहा है 750 होना चाहिए, यानी ये भी स्टेटमेंट हम लोगों का गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर, ये जो स्टेटमेंट नंबर सेकंड हम लोगों का सही हो गया। यानी कि अगर ऑप्शन की बात की जाए तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो गया, केवल सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यापारी एक घड़ी को 30% के लाभ पर बेचता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों से घड़ी का क्रय मूल्य पूछा गया है। हम लोग मान लेते हैं जो क्रय मूल्य है वो x है। अब कह रहा है 30% के लाभ पर बेचता है, यानी कि जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो हम लोगों का हो जाएगा x पर 30% का लाभ, यानी 130/100। 0 से 0 कैंसिल, तो 13x/10 हम लोगों का विक्रय मूल्य प्राप्त हो गया। अब कह रहा है यदि वह उस घड़ी को 20% कम मूल्य पर खरीदता, यानी पहले वो x पर खरीद रहा था, अब 20% कम पर खरीदता है, यानी 100 में से 20 माइनस किया तो 8x/10 में अब खरीदता, तथा 60 रुपये कम में बेचता। यानी पहले वो बेच रहा था 13x/10 में, अब वो बेचता 60 रुपये कम में, तो उसे 30% का लाभ होता। तो उसने अगर 8x/10 में खरीदा होता तो इस पर उसे 30% का लाभ होता, यानी 130/100 हो जाता। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये हम लोगों का आ गया 104/100x। ये इधर हो गया 13x/10 माइनस 60। अब हम लोग कर लेंगे पक्षांतर, तो ये हो जाएगा 13x/10 माइनस 104x/100 बराबर 60। अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो ये हम लोगों का हो जाएगा 130x माइनस 104x/100 बराबर 60। तो ये हम लोगों का हो जाएगा 26x/100 बराबर 60। तो x बराबर हो जाएगा 60 × 100/26। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों का आ जाएगा 230.76 रुपये, जो कि हम लोगों का x आ जाएगा, जो हम लोगों का क्रय मूल्य था, और यही हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया था। सबसे पहले हम लोगों ने जो जो क्वेश्चन में कह रहा है वैसे ही हम लोग करते गए। सबसे पहले हम लोगों ने क्रय मूल्य मान लिया x है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, क्योंकि कह रहा है 30% के लाभ पर बेचता है, तो x पर हम लोगों ने 30% का लाभ निकाला, तो 130/100 हो गया। विक्रय मूल्य हम लोगों को 13x/10 मिल गया। फिर कह रहा है यदि वह उस घड़ी को 20% कम मूल्य पर खरीदता, पहले अगर x में खरीद रहा था,
20% कम में खरीदता है, यानी x गुणे 80/100 में अब खरीदने लगता है, तो उसका जो यहाँ पे अब क्रय मूल्य हो जाता है वो 8x/10 हो जाता। और 60 रुपये कम में बेचता है, यानी पहले बेच रहा था 13x/10 में, अब बेचता 60 रुपये कम में, यानी 13x/10 माइनस 60 में। तो उसे 8x/10 पर कितना लाभ होता है, 30% का लाभ होता है, तो 130/100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम लोगों की इक्वेशन बन गई 13x/10 माइनस 7 बराबर 160 बराबर 104x/100। तो ये हम लोगों ने पक्षांतर कर लिया, तो हम लोगों का आ गया 26x/100 बराबर 60। तो x बराबर 60 गुणे 100/26, तो x की वैल्यू आ गई 230.76 रुपये। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि PQR का औसत 38 kg है। यदि P तथा Q का भार औसत भार 36 kg हो तथा Q तथा R का औसत भार 32 kg हो, तो Q का भार क्या होगा। तो हमने बताया था जब भी आपको औसत भार दिया होगा, जैसे यहाँ P + Q + R का दिया है, कितना दिया है 38, 3 लोग हैं, कुल भार दिया है, तो जितने टोटल योग होता है नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम लोगों का कुल योग पता चल जाता है। अगर P + Q + R की बात की जाए तो ये हम लोगों का आ गया 114 kg। इसी तरीके से अब हम लोग P + Q निकाल लेंगे। तो P + Q 36 औसत है, कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया आपका 72 kg। इसी तरीके से हम लोग Q + R निकाल लेंगे। तो ये इसका जो औसत है 32 है, कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 kg हम लोगों का आ जाएगा Q + R। तो अब P + Q + R की वैल्यू अगर 114 है, P + Q की वैल्यू 72 है, Q + R की 64 है, तो हमसे Q की पूछी जा रही है। यानी अगर हम लोग इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें और इसको हम लोग 3 मान लें, तो 2 + 3 करेंगे अगर हम लोग, तो ये हम लोगों का हो जाएगा Q + R + P + Q बराबर 64 + 72। 64 और 72 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हम लोगों को मिल जाएगा 136, और इधर अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये हम लोगों को मिल जाएगा P + R + 2Q बराबर 136। अब हम लोगों को पता चल गया P + R + 2Q की वैल्यू इतनी है, P + Q + R की वैल्यू इतनी है। अगर हम लोग इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यहाँ आपका 2Q है, यहाँ पर केवल Q है, और बाकी P और R कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं P + R + Q बराबर 114। अब माइनस करेंगे तो ये P से P कैंसिल, R से R कैंसिल, और 2Q से Q गया तो Q बचा, और 136 में से 114 घटाया तो 22 kg हम लोगों का आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। सबसे पहले हम लोगों ने P + Q + R की वैल्यू निकाली, क्योंकि 3 लोग थे और औसत 38 था, तो कुल भार हम लोगों को पता चल गया 114 kg। इसी तरीके से हम लोगों ने P + Q निकाला 72 kg, Q + R निकाला हम लोगों ने 64 kg। अब हम लोगों ने P + Q + Q + R को जोड़ा, तो हम लोगों को पता चल गया P + Q + 2Q + R की वैल्यू 136 kg आ गई। अब P + Q + 2Q + R की वैल्यू 136 है, P + Q + R की वैल्यू 114 है, तो माइनस करके हम लोगों ने Q की वैल्यू निकाल ली 22 kg। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सेम हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को कर चुके हैं। हम लोगों ने बात की थी जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो 4 से हम लोग घात को डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर डिवाइड करेंगे 16 चौको 64, हम लोगों का शेष मिल जाएगा 1। इसी तरीके से 4 से 94 को डिवाइड करते हैं, 4 दूनी 8 बचा 1, 4 तियाँ 12, तो हम लोगों का शेषफल आ गया 2। इसी तरीके से तीसरी संख्या को डिवाइड करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 4 एकम 4 बचा 3, 4 नेम 36, और शेषफल हम लोगों का आ गया 1। तो ये हम लोगों को शेषफल मिल गया। फिर हमने बताया था जो भी आप लोगों की संख्या है, जैसे यहाँ 23 है तो 23 की घात 1 हो जाएगा, इसी तरीके से 36 की घात 2 हो जाएगा, इसी तरीके से 88 की घात आप लोगों की 1 हो जाएगी। अब हम लोग निकाल सकते हैं, लास्ट में 3 है और 3 की घात 1 यानी कि 3, लास्ट में 6 है, 6 की घात 2 यानी 36, तो 36 का यूनिट डिजिट 6, 8 की घात 1 यानी कि 8। अब हम लोग गुणा कर देंगे, 8 छंग 48, 3 गुणे 48। अब 3 की 8 से गुणा करेंगे क्योंकि यूनिट डिजिट चाहिए, तो 24 आएगा, और 24 का यूनिट डिजिट 4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग जो घात होती है उसको 4 से डिवाइड करते हैं, और जो शेषफल आता है वो हम लोगों की घात में कन्वर्ट हो जाती है। अगर शेषफल आपका 0 आएगा तो आपकी घात जो है वो 4 हो जाएगी। बाकी अगर कोई भी कंडीशन है तो आपकी जो शेषफल है वही आपकी घात बन जाएगी। जैसे यहाँ पे बात की जाए तो 23 की घात 1 यानी 3 की घात 1, और 3 की घात 1 3 होता है, तो 3 लिख दिया।
6 की घात हम लोगों की 2 बनी और 6 की घात 2 यानी 36, 36 का 6 लिख दिया। 8 की घात 1 यानी कि 8 बचा। फिर हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, आप चाहें आप इधर से मल्टीप्लाई कर ले, 6 तिया 18, तो 18 का हम लोगों ने 8 लिख दिया और गुणे 8, 8 अट्ठे 64 और 64 का यूनिट डिजिट जो है आपका 4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 3 साझेदार XYZ ने एक व्यवसाय में कुल 42,000 रुपये निवेश किए। वर्ष के अंत में X को 7200 रुपये, Y को 6300 रुपये तथा Z को 5400 रुपये लाभ के हिस्से के रूप में प्राप्त होते हैं। Y ने व्यवसाय में कितनी राशि का निवेश की थी। तो इस टाइप के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व भी कर चुके हैं। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अनुपात निकालते हैं। X ने 7200 रुपये, Y की बात की जाए तो Y ने 6300 रुपये और Z की बात की जाए तो Z ने 5400 रुपये को लाभ के हिस्से में प्राप्त होता है। तो इनका जो अनुपात होगा, जो इन्होंने राशि लगाई होगी वो भी उसी अनुपात में लगाई होगी। जो भी लाभ होता है वो राशि जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं उसी के अनुपात में आता है। तो अनुपात निकाल लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 9 से डिवाइड करते हैं, 9 अट्ठे 72, 9 सत्ते 63, 9 छाक 54। तो हम लोगों को अनुपात मिल गया XYZ का 876। अब कह रहा है कि कुल जो राशि निवेश की वो 42,000 रुपये निवेश की थी और हम लोगों का जो राशि आई है वो 8x की आ गई है, 7xy की और 6xz की, और टोटल जो है ये 42,000 के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है 8 7 15 6 21x हो गया बराबर 42,000 रुपये। तो x बराबर आ गया 2,000 रुपये। तो जब x की वैल्यू पता चल गई, अब हमसे कह रहा है y ने व्यवसाय में कितना ही राशि निवेश की थी। तो y ने कितना किया था 7x, तो 7 गुणे x की वैल्यू 2,000, यानी कि टोटल जो हम लोगों का मान आ गया 14,000 रुपये आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का राइट आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में क्या किया, जो भी हम लोग राशि इन्वेस्ट करते हैं और जो हमको लाभ प्राप्त होता है वो सेम अनुपात में आता है। तो यहाँ पे लाभ हम लोगों को दिया था 7200, 6300 और 5400 का आया। तो लाभ का हम लोगों ने अनुपात निकाल लिया, 876 आया, यानी कि जो राशियाँ हैं वो भी 876 के अनुपात में ही इन्वेस्ट की गई होंगी। तो जो x के द्वारा हम लोगों ने मान लिया 8x की राशि, इसकी 7x मान ली और इसकी 6x मान ली। अब टोटल हमसे क्वेश्चन में कह रहा है 42,000 रुपये निवेश किए गए, तो टोटल को ऐड करके हम लोगों ने 42,000 के बराबर कर दिया। तो x की वैल्यू हम लोगों को पता चल गई 2,000 रुपये। जब x की वैल्यू 2,000 पता चल गई, y की पूछ रहा था, तो y का जो अनुपात था वो 7x था, तो 7 दूनी 14, 14,000 आ गई। a की निकालनी होती 8 दूनी 16,000 हो जाती और z की निकालनी होती जो 6 गुणे 2 यानी 12,000 रुपये हो जाती। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है 3 समान क्षमता की बोतलों में दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात 2:3, 1:2 और 4:3 के अनुपात में है। अब देखा जाए, ये कह रहा है कि 3 समान क्षमता की बोतलें, और यहाँ पर अगर हम लोग टोटल निकालेंगे तो इसका 5 आएगा, इसका 3 आएगा और इसका 7 आएगा। यानी कि क्षमताएं जो है उनको हम लोगों को जब समान है तो जो हम लोगों का ये जो वैल्यू आ रही है ये भी बराबर होनी चाहिए। तो इस टाइप के जब हम लोगों ने क्वेश्चन किया था तो हमने कहा था कि जो भी आपकी ये जो 2 और 3 का ऐड जो 5 आ रहा है, इसको छोड़कर बाकी 2 की मल्टीप्लाई इससे कर दी जाती। जैसे 7 या 21, तो 21 और 2 की मल्टीप्लाई 42 और 21 और 3 की मल्टीप्लाई 63। इसी तरीके से इसमें 3 को छोड़ दिया जाएगा, 5 7 35 की मल्टीप्लाई कर दी जाएगी तो 35 और 35 दूनी 70। इसी तरीके से इसमें 7 को छोड़ दिया जाएगा और 15 की मल्टीप्लाई की जाएगी तो 15 चौको 60 और 15 तियाँ 45। अब जो हम लोगों को अनुपात आया इनको ऐड कर देंगे, 5 3 8, 7 6 13, 4 17। इसी तरीके से 5 2 7, 6 3 9 4 13, यानी 137 अनुपात 178 जो हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब भी समान क्षमता की बात कर रहा था, जबकि हम लोगों का 5 3 7 आ रहा था, तो हम लोगों ने जो क्षमता है उसको बराबर करने के लिए यहाँ पे ऐड 5 था तो 3 और 7 से मल्टीप्लाई की, या आप लोग ये कह सकते हैं कि 5 3 7 का हम लोग एलसीएम लेंगे और फिर हम लोग जो एलसीएम है उसके हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे 5 3 और 7 की अगर बात की जाए तो एलसीएम आपका 105 आ जाएगा। तो 5 से 105 को डिवाइड करेंगे तो 21 आ जाएगा, 21 से मल्टीप्लाई की। 3 से 105 को डिवाइड करेंगे तो 35 आ जाएगा, 35 से मल्टीप्लाई की। 7 से 105 को डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा, तो 15 से मल्टीप्लाई की। अब हम लोगों ने देखा कि ये जो क्षमताएं हमारी बराबर हो गई, जैसे ये 3 2 5 और 6 4 10 105 हो गया, 5 और 7 3 10 105 हो गया, 5 और 6 4 10 105 हो गया। अब तीनों का जो ऐड है वो बराबर आ रहा है, यानी क्षमताएं हमारी बराबर हो गई हैं। तो हमने अनुपात को जोड़ दिया, हम लोगों को आंसर मिल गया 137 अनुपात 178। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है एक समचतुर्भुज के बड़े विकर्ण की लंबाई 60 सेंटीमीटर है। तो बड़े विकर्ण को अगर हम लोग मान लेते हैं D1, तो D1 की वैल्यू 60 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है इसका छोटा विकर्ण बड़े विकर्ण से 4 सेंटीमीटर कम है। छोटे विकर्ण को D2 मान लेते हैं जो कि 4 सेंटीमीटर कम है बड़े से, यानी 56 सेंटीमीटर हो गया। अब कह रहा है इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की अगर बात की जाए समचतुर्भुज की, हम लोग A1 मान लेते हैं, तो इसका जो फार्मूला होता है 1/2 D1 इंटू D2 या 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो 1/2 D1 जो है हमारा 60 है, D2 हमारा 56 है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। अब हम लोग 30 और 56 की मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे ये हम लोगों का आ जाएगा 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पता चल गया। तो आगे कह रहा है ये एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। तो आयत की बात की जाए, हम लोगों ने लंबाई मान ली यहाँ पे चौड़ाई हम लोगों ने मान ली x। कह रहा है लंबाई चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो लंबाई हमारी हो गई x+2। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी आयत का जो क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, तो x+2 इंटू x बराबर 1680। मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² + 2x प्लस 2 बराबर 1680। सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा x² + 2x बराबर 180, 1680। अब पक्षांतर कर देंगे तो ये हम लोगों का आ जाएगा x² + 2x माइनस 1680 बराबर 0। अब हम लोग गुणनखंड कर देंगे तो x² + 42x माइनस 40x माइनस 1680 बराबर 0। x कॉमन करेंगे तो x + 42 आ जाएगा, फिर माइनस 40 कॉमन करेंगे तो x + 42 आ जाएगा बराबर 0। यानी कि जो हम लोगों के गुणनखंड बन के आए हैं वो x + 42 और x माइनस 40 बराबर 0। तो x + 42 बराबर अगर 0 होगा तो x बराबर -42 हो जाएगा, और x माइनस 40 बराबर 0 होगा तो x बराबर 40 हो जाएगा। यानी कि जो हमारी आयत की लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई वो 40 आ गई, और लंबाई जो हमारी हो गई 40 + 2 यानी कि 42 हो गई। अब हम लोगों को आयत की लंबाई चौड़ाई पता चल गई। अब हम लोग परिमाप निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इस क्वेश्चन में D1 की वैल्यू हम लोगों को 60 दी थी, D2 की वैल्यू कह रहा था जो बड़े विकर्ण है उससे 4 सेंटीमीटर कम है, यानी कि 56 सेंटीमीटर है। अब क्षेत्रफल जो है 1/2 D1 D2 होता है, जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 और विकर्णों का गुणनफल। तो हम लोगों ने यहाँ से क्षेत्रफल निकाल लिया, 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। फिर कह रहा है जो कि एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, और आयत की चौड़ाई x सेंटीमीटर हम लोगों ने मान ली, और लंबाई जो हो गई x+2 हो गई, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है जो लंबाई है वो चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने x+2 इंटू x बराबर 1680 रख दिया, क्योंकि दोनों के क्षेत्रफल बराबर थे। तो x की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से गुणनखंड करके निकाल ली 40। तो चौड़ाई हम लोगों को 40 पता चल गई और लंबाई हम लोगों को 42 पता चल गई। तो यहाँ से हम लोगों को अब परिमाप चाहिए था, तो परिमाप निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई हम लोगों की आई थी 42, चौड़ाई हम लोगों की आई थी 40, ऐड कर देंगे तो ये हम लोगों का आ जाएगा 164 सेंटीमीटर, जो कि हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले हम लोगों ने लंबाई और चौड़ाई निकाली। लंबाई और चौड़ाई निकालने के बाद आयत के फार्मूले का सूत्र लगा दिया, परिमाप का सूत्र लगा दिया, तो हम लोगों को 164 सेंटीमीटर हम लोगों का जो आंसर है वो आ गया। यहाँ पे आप लोगों को 3 फार्मूले याद रखने थे। एक जो है समचतुर्भुज का विकर्ण जो हम लोगों का A1 था, 1/2 D1 इंटू D2, यानी कि 1/2 और विकर्णों का गुणनफल, और जो आयत का क्षेत्रफल होता है जिसको हम लोग A2 यहाँ पे कह देते हैं, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, और आयत का जो परिमाप होता है वो हमारा 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ये 3 फार्मूले आप लोगों को इस क्वेश्चन में याद रखने थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है, यानी R जो है 5%, तथा 16 वर्षों में प्राप्त किया गया, यानी T जो है वो 16 है, 16 वर्ष, और प्राप्त किए गई जो ब्याज की उधार की राशि से 700 रुपये कम है। यानी जो हम लोग मान लेते हैं जो मूलधन अगर P है, जो राशि दी गई उधार पर वो P है, तो जो ब्याज मिलता है वो हमको P माइनस 700 मिलता है, क्योंकि जो ब्याज उधार दी गई राशि से 700 रुपये कम था, तो ब्याज हम लोगों को P माइनस 700 पता चल गया। अब हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो साधारण ब्याज है P माइनस 700 बराबर मूलधन P
गुणे दर 5 गुणे समय 16/100, 5 से डिवाइड किया 20। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20p माइनस 700 गुणे 20 बराबर 16p, पक्षांतर कर देंगे तो 20p माइनस 16p बराबर 700 गुणे 20, तो ये आ जाएगा 4p बराबर 700 गुणे 20, तो p बराबर हम लोगों को आ जाएगा 700 गुणे 20/4, 4 से डिवाइड किया 4 पंचे 20 यानी 3500 रुपये हम लोगों को उधार वाली राशि पता चल गई, जो कि हम लोगों से क्वेश्चन में पूछी गई थी। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। सबसे पहले हम लोगों ने मान लिया जो उधार वाली राशि थी वो P थी, दर हम लोगों को दिया गया था, समय हम लोगों को दी गई थी और ब्याज जो है वो P से 700 रुपये कम था, तो ब्याज बराबर P माइनस 700 हो गया। हम लोगों ने साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 का फार्मूला लगा दिया, तो P की वैल्यू 3500 रुपये आ गई, जो कि हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, इसमें सिंप्लीफाई करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम लोगों ने बात की थी सबसे पहले हम लोग भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं और फिर घटाना करते हैं। तो भाग का मतलब 25/10 गुणे 2 प्लस 5 गुणे 3 और यहाँ पे भाग का मतलब 1.5। अब इस दशमलव को अगर हम लोग हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे क्योंकि एक अंक है बाद में, तो 15 दूनी 30, 2 से डिवाइड किया तो ये 5 हो गया, तो ये हो गया 25/5 प्लस 5 गुणे 2। अब 5 से डिवाइड किया तो ये 5 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया, यानी 15 हम लोगों का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया। केवल यहाँ पे भाग जोघा का रूल लगाना था, सबसे पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना। हम लोगों ने कैलकुलेशन कर ली तो हम लोगों को 15 आंसर मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है यदि किसी संख्या के 1/4 के 1/3 मान, तो हम लोगों ने मान ली वो संख्या x है। कह रहा है संख्या के 1/4 के 1/3 का मान जो है वो 18 है, यानी इसको अगर सॉल्व करें x/12 बराबर 18 आ गया, तो x बराबर 18 गुणे 12 आ गया। अब कह रहा है तो उसी संख्या के 1/8 का मान क्या होगा। तो संख्या जो हमें मिल गई वो 18 गुणे 12 मिल गई। अब संख्या के 1/8 का पूछ रहा है, यानी 18 गुणे 12/8, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 नेम 18, तो 9 तिया 27 हम लोगों का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने मान ली संख्या x है, उसके 1/4 का 1/3 जो है 18 है, तो x की वैल्यू हम लोगों ने 18 गुणे 12 निकाल ली। अब इसका 1/8 पूछ रहा था तो 8 से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, तो 27 हम लोगों को आंसर मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रतीक E से F की ओर चलना प्रारंभ करता है। ये बिंदु हम लोगों ने मान लिया E है और ये बिंदु हम लोगों ने मान लिया F है। अब जो प्रतीक है वो इधर से चलता है और राजू F से E की ओर चलता है। प्रतीक की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा क्वेश्चन में दी गई है और राजू की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा क्वेश्चन में दी गई है। हम लोगों ने मान लिया कि ये टी समय बाद मिलते हैं यहाँ पर कहीं बिंदु पर टी समय के बाद, और इस बिंदु को हम लोग मान लेते हैं ए। और ये जो दूरी है ये राजू के द्वारा 16 घंटे में तय की जाती है। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि एक दूसरे से मिलने के बाद ई तक पहुंचने के लिए राजू द्वारा लिया गया समय 16 घंटे है। तो यहाँ पे मिलने के बाद जो राजू के द्वारा लिया गया समय वो 16 घंटे है, यानी इस दूरी को हम लोग काउंट कर सकते हैं। इस दूरी को निकालने के लिए क्या कर सकते हैं कि दूरी बराबर चाल हम लोगों को राजू की पता है 15 और समय लेता है 16, यानी 15 गुणे 16, चाल दूरी बराबर चाल गुणे समय, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 किलोमीटर आ जाएगा। यानी कि ये जो डी है ये 240 है, ये हम लोगों को पता चल गई। इस दूरी की वैल्यू हम लोगों को 240 किलोमीटर पता चल गई। अब हम लोगों ने शुरुआत में बात की थी कि टी समय बाद बिंदु ए पर मिलते हैं, तो टी समय में प्रतीक द्वारा चली गई दूरी निकाल लेते हैं। ये जो दूरी है 240 है, प्रतीक द्वारा लिया गया समय 20 है। इसी तरीके से टी, ये दूरी पता नहीं है, ये हम लोग मान लेते हैं y है, और ये जो चाल है इसकी ये 15 है। चूँकि समय बराबर होगा, दोनों ने समान समय में चली होगी, तो इसको हम लोग बराबर कर देते हैं 240/20 बराबर y/15। तो ये 20 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12, यानी y बराबर 15 गुणे 12, यानी कि y बराबर 180 किलोमीटर। अब ये भी दूरी हम लोगों को पता चल गई, y 180 किलोमीटर है। अब पूछ रहा है कि राजू से मिलने के बाद F तक पहुंचने के लिए प्रतीक द्वारा लिया गया समय, यानी जो 180 किलोमीटर है ये प्रतीक कितने देर में तय करेगा। तो समय निकालना है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी हमारी है 180 और चाल जो है वो प्रतीक की 20 है, तो 20 डिवाइड करेंगे तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा हम लोगों का आंसर आ जाएगा, 9 घंटे हम लोगों का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में क्या था, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके थे
कि एक बिंदु E है, दूसरा बिंदु F है। अब E से F की ओर प्रतीक चलता है और F से E की ओर राजू चलता है। तो किसी बिंदु A पर मिलते हैं, हम लोगों ने मान लिया T समय बाद किसी बिंदु A पर मिलते हैं। फिर A पर मिलने के बाद जो राजू के द्वारा लिया गया समय है बिंदु E तक पहुंचने के लिए वो 16 घंटे है। तो हम लोगों ने दूरी निकाल ली, क्योंकि हम लोगों को पता था राजू की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, लिया गया समय 16 है, तो 240 किलोमीटर आ गई हम लोगों की E से A के बीच की दूरी। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात की थी कि T समय बाद बिंदु A पर मिलते हैं। तो T समय में जो P के प्रतीक के द्वारा जो चली गई लिया गया समय है उसको निकाल लेते हैं। T बराबर 240/20 से, तो P बराबर 240/20 निकाल लिया, हम लोगों को पता चल गया। और इसी तरीके से ये निकाल लेते हैं T बराबर y/15 से, क्योंकि दूरी पता नहीं थी, दूरी हम लोगों ने y मान ली और इसके द्वारा जो इसकी जो चाल है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो समय निकाल लिया। दोनों समय को बराबर कर दिया तो y बराबर 180 किलोमीटर आ गया। अब अगर आप लोगों से टोटल दूरी पूछी जाए तो आप लोग 240 और 180 को ऐड करके निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोगों से पूछ रहा था A से F तक लिया गया समय कितना होगा प्रतीक के द्वारा। तो ये दूरी A से F की 180 पता थी हम लोगों को और इसकी जो चाल है वो 20 पता थी, तो हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया 9 घंटे हम लोगों का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 625 मीटर की दूरी को तय करने में लिया गया समय, तो ये मीटर में है, ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो हम लोगों ने बात की थी जब भी किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो हम लोगों की चाल आ गई वो 50 × 5/18 आ गई। दूरी हम लोगों को 625 पता है, समय पूछा गया है तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दूरी हमारी 625 है, चाल हम लोगों ने निकाली है 50 × 5/18, बटे का बटा ऊपर चला जाता है सबसे ऊपर, तो ये हो जाएगा 625 × 18 बटे 5 × 50। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 से डिवाइड किया, 5 × 5 बचा 1, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से डिवाइड किया तो ये 5 दूनी 10 बचा 2, 5 25, यानी 25 × 18 बटे 10, ये हम लोगों का आ गया। अब हम लोग 5 से डिवाइड कर दे, 5 दूनी 10, 5 5 25, तो ये 5 हो जाएगा और 2 से काटेंगे, 2 ने 18, यानी 45 सेकेंड हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। सबसे पहले हम लोगों ने चाल को मीटर पर सेकंड में चेंज किया और दूरी 625 दी थी, समय बराबर दूरी बटे चाल लगाया, तो 45 सेकंड हम लोगों का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है जब एक संख्या का 30%, संख्या हम लोगों ने मान ली x है, इसका 30% यानी 30/100 में 140 जोड़ा जाए तो 140 ऐड किया तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होगी। यानी कि x हम लोगों ने मानी थी तो परिणाम में हम लोगों को x ही प्राप्त होगी, तो संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हम लोगों का हो गया 30x/100 प्लस 140 बराबर x, पक्षांतर कर देंगे तो x माइनस 30x/100 बराबर 140, एलसीएम ले लेंगे 100x माइनस 30x/100 बराबर 140, तो ये हो जाएगा 70x/100 बराबर 140, तो 0 से 0 कैंसिल, 7 दूनी 14, x बराबर 200। संख्या हम लोगों से पूछी गई थी, संख्या हम लोगों को 200 पता चल गई, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में कह रहा था संख्या का 30% यानी x × 30/100 में 140 जोड़ते हैं तो स्वयं संख्या प्राप्त हो जाती है, यानी x मिल जाता है। तो फिर आगे हम लोगों ने कैलकुलेशन करके x की वैल्यू निकाल ली, जो कि हम लोगों की 200 आ गई। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें भी हम लोगों को स्टेटमेंट दिया गया है और हम लोगों से इसमें J2 माइनस J1 पूछा गया है, जहां पर J1 क्या है, A, B, C और E के द्वारा बेची गई किताबों की संख्या। तो A के द्वारा कितनी है, 32 है, B के द्वारा बेची गई किताबें 58 हैं, C के द्वारा बेची गई किताबें 62 है और E के द्वारा बेची गई किताबें 80 हैं। टोटल इनके द्वारा कितनी किताबें बेची गई, इनको ऐड करेंगे तो ये 2, 3, 2 यानी 232 टोटल किताबें बेची गई हैं। अब इनकी औसत संख्या कह रहा है, यानी टोटल जो हमारी 232 है, नंबर कितने 1, 2, 3, 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे, औसत संख्या हम लोगों को पता चल जाएगी। तो औसत संख्या हम लोगों की आ जाएगी 58। फिर कह रहा है दुकान ए तथा सी के द्वारा बेची गई किताबों की औसत संख्या। तो अब सेकंड पे आ जाते हैं, ए तथा सी के द्वारा, ए के द्वारा 32, सी के द्वारा 62। अब इनके द्वारा बेची गई किताबों की औसत संख्या, यानी ये हम लोगों का आ गया 6, 3, 9, 94 और 94 का औसत निकालेंगे तो ये हम लोगों का आ जाएगा 47। टोटल जो हमारा 47 और नंबर कितने हैं, 2 हैं, तो 2 से डिवाइड किया तो 47 आ गया।
ऐसे कह रहा है कि दुकान ई तथा एफ द्वारा बेची गई किताबों की औसत संख्या, ई जो है 80 है और एफ जो है 70 है, यानी 2 लोग हैं, टोटल निकालेंगे तो 150 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 75 आ जाएगा। तो इसका जो औसत है 47 है, इसका जो औसत है वो 75 आया है। तो इनका जो योग है, क्योंकि कह रहा है द्वारा बेची गई किताबों की औसत संख्या का योग, तो ये हो जाएगा 7 5 12, 7 4 11 1 12, तो सॉरी 7 5 12, तो ये हो जाएगा 122। ऐड करने पर यह आ जाएगा आप लोगों का 122। अब J2 माइनस J1 कह रहा है, J1 हम लोग का आया था 58, J2 हम लोग का आया है 122 और J2 माइनस J1 यानी 122 माइनस 58, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों को आ जाएगा 64। 12 में से 8 गया 4 और यहाँ से 11 में से 5 गया 6, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले J1 A B C और E के द्वारा बेची गई किताबों की औसत संख्या, तो सबको हम लोगों ने जोड़ा और 4 थे तो 4 से डिवाइड कर दिया, औसत आ गया 58। फिर हम लोगों ने J2 निकाला, J2 में कह रहा था A तथा C के द्वारा, तो दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया और E तथा F को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया और दोनों को ऐड कर दिया, तो औसत हम लोगों को 122 पता चल गया। जो J2 की वैल्यू 122, J1 की 58, दोनों का अंतर निकालना था, तो 64 हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है P को Q से 20% अधिक अंक प्राप्त हुए और Q को R को Q से 20% कम अंक प्राप्त हुए। यदि R को 160 अंक प्राप्त हुए हों तो P के अंक क्या होंगे। तो R को अगर 160 अंक प्राप्त हुए हैं तो किसके P के अंक पूछ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि हम लोगों ने माना कि Q को जो अंक प्राप्त हो रहे हैं X प्राप्त हो रहे हैं। अब कह रहा है P को Q से 20% अधिक अंक प्राप्त हुए, तो P को कितने प्राप्त हुए, X से अधिक यानी 120/100 प्राप्त हुए। और कह रहा है कि R को Q से 20% कम, यानी इनको X मिल रहे थे तो इनको 20% कम यानी 80/100 मिले। अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि R को 160 प्राप्त हुए, यानी ये इसकी जो वैल्यू है वो 160 है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 हो जाएगा, X बराबर 200 आ जाएगा। जब X की वैल्यू 200 पता चल गई तो P के अंक पूछ रहा था, तो P के कितने थे, X गुणे 120/100 यानी 200 गुणे 120/100 डिवाइड किया तो यह आ गया 12 दूनी 24, 240। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का राइट आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने मान लिया Q को X मिल रहे थे, तो P को जो है Q से 20% जाना है यानी X गुणे 120/100 मिल रहा था और R को 20% कम यानी X गुणे 80/100 मिल रहा था और R की वैल्यू 160 दी थी यानी X गुणे 80/100 बराबर 160 रख दिया तो X की वैल्यू 200 आ गई। जब X की वैल्यू 200 पता चल गई तो यहाँ से हम लोगों को P के पूछ रहा था, तो P की जो वैल्यू थी X गुणे 120/100 थी, वैल्यू को रख के हम लोगों ने 240 निकाल लिया। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग को एक ग्राफ दिया गया है और पूछ रहा है E2 के वेतन के कर्मचारी E6 से क्या अनुपात है। तो E2 कितना है 300 और E6 कितना है 1200, इनका अनुपात पूछ रहा था, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 1 कम 3 3 चौको 12, 1:4। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें केवल E2 और E6 यानी 300 और 1200 का अनुपात पूछ रहा था, जो हम लोगों का 1:4 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है अनिल अकेले एक कार्य को 28 दिनों में पूरा करता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं अनिल जो है किसी काम को 28 दिनों में पूरा करता है, तो 1/28 लिख लिया। तथा करण अकेले उसी काम को अनिल द्वारा लिए गए समय का आधा समय में पूरा करता है, यानी ये 28 दिन लेता है तो करण जो है कितना लेगा 14 दिन लेगा, क्योंकि आधा दिन ले रहा है तो करण का हम लोग लिख सकते हैं 1/14। तो दोनों मिलकर कुल कार्य का 3/7 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो दोनों मिलकर यानी ये 1/28 और ये 1/14, तो निकाल लेते पूरा कितने दिन में काम करेंगे। तो ये 28 हो गया, 14 दूनी 28, तो 3/28 यानी पूरा काम करने के लिए उनको 28/3 दिन लगेंगे पूरा काम करने के लिए। अब कह रहा है पूरा की जगह वो कह रहा है कि 3/7 भाग, यानी 28/3 अगर पूरा काम करने में 28/3 का समय लग रहा है तो 3/7 का यानी 3/7 से मल्टीप्लाई, तो 4 दिन हम लोगों का आंसर आ गया। जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि सबसे पहले इसमें हम लोगों को दिया था कि अनिल जो है 28 दिन में कर रहा है, तो करण जो है आधे दिन में कर रहा है यानी 14 दिन में करेगा। तो अनिल की जो वैल्यू हो गई वो 1/28 हो गई और करण की वैल्यू 1/14 हो गई। अब हम लोगों ने निकाल लिया कि ये दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिनों में करते हैं, तो पूरा काम 3/28 यानी कि 28/3 दिन में करते हैं।
तो पूरा काम यानी एक काम करने में उनको 28/3 दिन का समय लगता है। तो 3/7 को 3/7 से इधर भी मल्टीप्लाई किया और 3/7 से इधर भी मल्टीप्लाई किया, सॉल्व कर लिया तो 4 दिन हम लोगों का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या तथा व्यास का योग 84 है। तो त्रिज्या हम लोगों ने मान ली r है, अब व्यास 2 गुना होता है यानी 2r, और इनका योग 84 दिया गया है, यानी 3r बराबर 84, यानी r बराबर 28। तो r की वैल्यू हम लोगों को पता चल गई 28 सेंटीमीटर। अब परिधि पूछ रहा है तो परिधि का फार्मूला आप लोगों को पता होगा 2πr, यानी 2 × 22/7 × r, यानी 28। 7 से डिवाइड किया, 7 चुको 28। अब हम लोगों ने इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो आ गया 176 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें कह रहा था वृत्त की त्रिज्या यानी r और वृत्त का व्यास यानी कि 2r और इनका योग 84 है। तो r की वैल्यू 28 निकाल ली। जब r पता चल गया तो परिधि 2πr होती है, इसको निकाल लिया हम लोगों ने, 176 हम लोगों का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं, वहाँ पर भी हम लोगों से पूछा गया था कि 90 से विभाजित। तो ये जो संख्या है हम लोगों ने बात की थी, जब भी 90 से कोई संख्या विभाजित होगी तो 9 से भी विभाजित होगी और वो 10 से भी विभाजित होगी। और 10 से विभाजित होने के लिए लास्ट में 0 होना अनिवार्य है, यानी कि यहाँ पे जो लास्ट है इसमें 0 होना चाहिए, यानी कि y की जो वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए। ये बात हम लोगों को कंफर्म हो गई। अब नेक्स्ट तो हम लोगों का ये क्या बन गया, 5 3 7 x 0। अब हम लोगों को 10 से विभाजित का तो पता चल गया, तो हम लोग इसको हटा देते हैं। अब 9 से विभाजित का निकालते हैं। तो 9 से विभाजित का हमने बताया था अंकों का योग करते हैं, जैसे यहाँ 5 + 3 + 7 + x + 0। और अंकों का योग करने पे अगर संख्या 9 से विभाजित हो रही तो संख्या 9 से विभाजित होगी, तो अंकों का योग 5 3 8 7 15 + x। तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिससे जो हमारी संख्या है वो 9 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम लोग x की वैल्यू 3 रख देते हैं तो ये 18 हो जाएगा। 18 हम लोग का जो है वो 9 से डिवाइड होता है, यानी कि जो x की वैल्यू आ जाएगी वो हम लोगों की आ जाएगी यहाँ से 3, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को पता चल गया कि 15 + x है। तो 15 में ऐसा क्या जोड़े कि 9 से विभाजित हो जाए, तो 3 ऐड करने पे हम लोगों का 18 आ गया। 18 9 से विभाजित होता है, यानी x की जो वैल्यू है वो 3 आ गई। तो x + y पूछ रहा था, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, यानी कि 3 हम लोगों का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि 90 से डिवाइड होने के लिए 9 से भी संख्या डिवाइड होनी चाहिए और 10 से भी होनी चाहिए, और 10 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में हम लोगों का 0 होना अनिवार्य है। तो y की जो वैल्यू हो गई सीधे सीधे 0 हम लोगों को पता चल गई। फिर हम लोगों ने अंकों का योगफल निकाला जो कि 15 + x आया। तो x की ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 हो सकती है कि जो 9 से डिवाइड हो, तो 9 से हम लोगों ने डिवाइड किया तो 15 में अगर 3 जोड़ेंगे 18 आएगा, जो कि 9 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू 3 पता चल गई। अब जब x की 3 और y की 0 पता चल गई तो x + y यानी 3 + 0, 3 हम लोगों का आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन आज का, जिसमें कह रहा है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 180 है, यानी x × y = 180, उनके वर्गों का योग यानी x² + y² = 369, तो संख्याओं का योग क्या होगा। x + y पूछा गया है। तो एक फार्मूला होता है, हम लोगों ने काफ़ी बार बात की है, x + y का होल स्क्वायर बराबर x² + y² + 2xy। तो x² की वैल्यू हम लोगों को पता है 369, 2 और xy की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर लिख दी 180। तो 369 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 हो जाएगा। तो ये हम लोगों का आ जाएगा 729, जो कि x + y का होल स्क्वायर आ गया। अगर x + y का होल स्क्वायर बराबर 729 है तो x + y बराबर कितना आ गया, √729, और √729 होता है 27। तो x + y की वैल्यू आ गई 27, जो कि हम लोगों से क्वेश्चन में पूछी गई थी संख्याओं का योग। तो संख्याओं का योग हो गया आपका 27, ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का राइट आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, x y की वैल्यू 180 दी थी, x² + y² की वैल्यू 369 दी थी, x + y की पूछी गई थी, तो हम लोगों ने फार्मूला लगा दिया x + y का होल स्क्वायर बराबर x² + y² + 2xy का। x² + y² की वैल्यू रख दी, 2xy की वैल्यू रख दी, सॉल्व कर लिया तो x + y की वैल्यू आ गई 27, जो कि हम लोगों का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो नेक्स्ट पेपर हुआ है उसके 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।